स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड बुक का जो चैप्टर 1 है, ठीक है, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सभी के सभी हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो लाइव चल रहा होगा शाम के 7 बजे। तो देखिए क्या करना है आपको, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता जाऊंगा आपको उसके साथ साथ में आंसर भी देना है। लाइव चैट में दे सकते हैं अगर लाइव देख रहे हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के। सबसे पहला प्रश्न देखिए, एमसीक्यू प्रश्न क्या है। भारत की आज़ादी के समय किन दो बातों पर आम सहमति बनी थी, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ऐसी कौन सी दो बातें थीं जिन पर आम सहमति बनी। आपके ऑप्शन है शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चला जाया जाएगा, हाँ ये सही है। दूसरा है सरकार सभी के भले के लिए काम करेगी, ये भी सही है। तीसरा है रजवाड़ों का विलय भारत में नहीं होगा, तो ये वाला जो है वो गलत है। अब पहला दूसरा सही है, तो इस संदर्भ में जो पॉइंट 4 है, ऑप्शन 4 है, ए और बी दोनों, ये वाला सही हो जाएगा। तो भारत की आज़ादी के समय किन दो बातों पर अहम सहमति बनी कि शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा और सरकार सभी के भले के लिए कार्य करेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए और बी दोनों। आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत की आज़ादी के समय भारत के सामने मुख्य चुनौतियां क्या थीं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है भारत की आज़ादी के समय मुख्य 3 चुनौतियां क्या थीं। ठीक है, तो पहली देखिए एकता के सूत्र में बांधना, हाँ ये चुनौती थी। लोकतंत्र स्थापित करना, ये भी चुनौती थी। समूचे समाज का विकास किस प्रकार से किया जाएगा, ये भी चुनौती थी। यानी कि जब तीनों ही चुनौतियां थी हमारे सामने भारत की आज़ादी के समय, तो इस संदर्भ में जो ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक सेकेंड, हाँ तीसरा है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को नेहरू जी के द्वारा दिए गए भाषण का क्या नाम था। यानी कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को नेहरू जी के द्वारा जो भाषण दिया गया था, ठीक है, वो क्या था। आपके ऑप्शन है भाग्यवधु से चिर प्रतिरक्ष भेंट, दूसरा है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, और तीसरा है आज़ादी के लिए घोषणा। अभी जो 4th पॉइंट है दोस्तों, ये वाला यहाँ पे इनमें से कोई नहीं की जगह यहाँ पे होगा ए, ठीक है, ए और बी दोनों। एक मिनट में थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। जो 4th ऑप्शन होगा वो होगा ए और बी दोनों। ठीक है, तो इस संदर्भ में जो आपका ऑप्शन 4th होगा ए और बी दोनों, ये वाला सही होगा, क्योंकि हिंदी में से ये कहा जाता है भाग्यवधु से चिर प्रतिरक्ष भेंट, और ट्रस्ट विद डेस्टिनी इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा हमारा 4th सही होगा, ए और बी दोनों। आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जो है उस संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है यह मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था, सही है। इस सिद्धांत के तहत भारत 2 कौमों का देश है, हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, तीसरा है इसका विरोध कांग्रेस के नेताओं ने किया था, ये भी सही है। तो यानी कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के संबंध में उपरोक्त सभी जो कथन है वो सही है। तो आंसर कौन सा सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, आगे बढ़ते हैं। भारतीय विभाजन के क्या परिणाम निकले। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन है लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, ये सही है। दूसरा है महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ गया, जैसे ज़बरदस्तियाँ शादियाँ करना, ठीक है, उनका धर्म परिवर्तन करवा देना, बलात्कार कर देना। ठीक है, तीसरा है हिंदू और मुस्लिमों के बीच में सांप्रदायिक दंगे हो गए, ये भी सही है। यानी कि जब तीनों ही कथन सही हैं तो भारतीय विभाजन के उपरोक्त सभी परिणाम निकले थे, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही है। अगला देखिए, अगला है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यह क्या था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये क्या था। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किया गया था इसमें। भारतीय रजवाड़ों का भारत में विलय सहमति हस्ताक्षर पत्र था, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो भारतीय रजवाड़ों का भारत में विलय के लिए एक सहमति हस्ताक्षर पत्र था, यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है बहुत बार कि अमृता प्रीतम कौन थी। ठीक है, अमृता प्रीतम कौन थी।
कांग्रेस की अध्यक्ष थी, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की यह प्रतिपादक थी, पंजाबी भाषा की एक कवयित्री थी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अमृता प्रीतम है वो एक पंजाबी भाषा की कवयित्री रही थी। अमृता प्रीतम कौन थी? पंजाबी भाषा की कवयित्री, यानी कि ऑप्शन थर्ड सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, जवाहरलाल नेहरू को, या इनमें से कोई नहीं। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका ऑप्शन सेकंड जो है वो सही है। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस गांधीवादी नेता की, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस गांधीवादी नेता की मृत्यु के पश्चात भूख हड़ताल के दौरान किस गांधीवादी नेता की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हुई थी? ठीक है, महात्मा गांधी की, जयप्रकाश नारायण की, पोटी श्री रामुलू की, या इनमें से कोई नहीं। तो एक गांधीवादी जो नेता थे वो थे पोटी श्री रामुलू। ठीक है, इन्हीं की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? यानी कि महात्मा गांधी की जो हत्या है वो किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? ऑप्शन है 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे, 30 दिसंबर 1948 नाथूराम गोडसे, 30 अगस्त 1947 नाथूराम गोडसे, या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी की जो हत्या है वो 30 जनवरी को 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य के शासक को निजाम कहा जाता था? यानी कि उस समय जो राज्य हुआ करते थे उसमें से ऐसा कौन सा राज्य था जिसके शासक को निजाम कहा जाता था? हैदराबाद, बंगाल, मणिपुर, या उत्तर प्रदेश? तो हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगला देखिए, रजाकार कौन थे? अगला है, रजाकार कौन थे? राजा के सैनिक, पुलिसकर्मी, निजाम का अर्धसैनिक बल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन थर्ड है निजाम के अर्धसैनिक बल, ये वाला सही है। रजाकार कौन थे? निजाम के अर्धसैनिक बल थे। ठीक है, अगला देखिए, भारत का वह पहला भाग जहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उपयोग करके 1948 में चुनाव हुए थे। ठीक है, आपके ऑप्शन है मणिपुर, पंजाब, बंगाल, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का वह पहला भाग जो कि मणिपुर है, जहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उपयोग करके 1948 में चुनाव हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस अधिवेशन के बाद यह निर्णय लिया गया कि भारत के राज्यों का जो पुनर्गठन है वह भाषा के आधार पर होगा? आपके ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, पंजाब रिजर्वेशन, मणिपुर अधिवेशन। तो नागपुर अधिवेशन के बाद यह निर्णय लिया गया कि भारत के राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर होगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, अगला देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1953, 1954, 1955, या 1947? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है वो 1953 में की गई थी। अगला प्रश्न है एमसीक्यू, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? ठीक है, आपके ऑप्शन है 1956, 1953, 1954, 1947। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 में पारित किया गया था। ठीक है, अगला और आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले कहाँ के राजा ने, यानी कि किस राज्य के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने का ऐलान किया? आपके ऑप्शन है त्रावणकोर के, हैदराबाद के, मद्रास के, या मणिपुर के? तो सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने का ऐलान किया था, और दूसरे नंबर पर उसी के अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने खुद को अपने राज्य को आज़ाद रखने का ऐलान किया था। पहले किसने किया? त्रावणकोर ने, और फिर हैदराबाद के निजाम ने। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें मैंने आपको जो चैप्टर 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उससे संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं वो आपको बता दी है। एंड मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन कौन से हैं।
तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।